हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सेकंड ग्रेड एसएसटी स्टूडेंट्स के लिए पेपर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तैयार किया था। यानी भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास ना किसने तैयार किया था? मैक्स मूलर, विंसेंट स्मिथ, राजेंद्र लाल या विल्किंसन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंसेंट स्मिथ साहब थे। कौन थे? विंसेंट स्मिथ साहब। इन्होंने भारत के पहले इतिहासकार थे जिन्होंने भारत का व्यवस्थित इतिहास लिखा था, सिस्टमेटिक इतिहास लिखा था। किसने लिखा था? विंसेंट स्मिथ ने। स्मिथ याद रखना है हमें, सुव्यवस्थित इतिहास लिखने वाले भारत के पहले व्यक्ति। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या सिंधु सभ्यता काल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नव पाषाण काल। माने नव पाषाण काल में सबसे पहले कृषि उत्पादन शुरू हुआ था। किसमें? नव पाषाण काल में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नव पाषाण काल में सबसे पहले कृषि उत्पादन शुरू हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं? यानी प्रागैतिहासिक गुफा के शैल चित्र कहाँ मिले हैं? बागौर में, मेहरगढ़ में, भीमबेटका में या मस्की में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुफा के शैल चित्र, गुफा के अंदर शैल चित्र बने हुए वो कहाँ पे मिले हैं? तो वो बने अपने भीमबेटका के अंदर है ना, वहाँ गुफा शैल चित्र मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका से। अगले प्रश्न में चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन थी, इसलिए ज्यादातर औजार कांसे के बने थे। पहला कथन तो ये है। दूसरा कथन है लोथल हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख बंदरगाह नगर था। ठीक है, हमें इनमें सत्य कथन बताने हैं। तो इसका पहला सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, केवल दूसरा सही है यार, न तो पहला न दूसरा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा केवल दूसरा सही है। क्यों? पहले कथन में क्या खराबी है? तो देख लेते हैं पहले कथन में क्या खराबी है। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन थी। सही बात है, हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन थी, ये सबको पता है। इसलिए ज्यादातर औजार कांसे के बने थे। ये वाली बात में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन तो थी, लेकिन सारे औजार या अधिकतर औजार कांसे के नहीं बने थे, कुछ औजार बने थे कांसे के। अधिकतर औजार किसके थे? अधिकतर पत्थर के औजार थे। किसके? पत्थर के औजार थे। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो सही है, क्योंकि लोथल है ना वो बंदरगाह नगर था। हमें पता ही है लोथल एक बंदरगाह नगर था। अगले प्रश्न में चलते हैं। कोसल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? चंपा, राजगीर, वाराणसी या श्रावस्ती। तो कोसल महाजनपद की राजधानी कौन सी हो गई? जो श्रावस्ती है ना, वो कोसल महाजनपद की राजधानी थी। कौन सी? श्रावस्ती। चंपा अंग की राजधानी थी, है ना। कौशल की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी श्रावस्ती। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, चंपा अंग की राजधानी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है? यानी कौन सा वो अभिलेख है जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है? बाबरू में, पहले लघु शिलालेख में, 13वें शिलालेख में या पहले वृहद शिलालेख में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो पहला लघु शिलालेख है ना, प्रथम लघु शिलालेख, उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। किसमें? पहला लघु शिलालेख। और पहला लघु शिलालेख कौन कौन से हैं? तो पहले लघु शिलालेख हैं, लघु शिलालेख में हम मास्की, नेटूर और उद्गोलन, ये तो तीनों कर्नाटक में, और एक गुर्जरा, ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो इनको शामिल करते हैं। प्रथम लघु शिलालेख में कौन किसको किसको शामिल करते हैं? मास्की, नेटूर, उद्गोलन और गुर्जरा। और ये शिलालेख लघु शिलालेख है और इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है हमें। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आरंभिक आर्य मुख्यतः कौन सा धंधा करते थे? जो आर्य थे ना, उनका मुख्य पैसा कौन सा था? रोजगार क्या करते थे? वो व्यापार करते थे, पशुपालक थे, कृषि का कार्य करते थे या शिल्प कार्य करते थे? तो देखो, आरंभिक आर्य थे कौन सा धंधा करते थे? तो वो पशुपालक थे। आरंभिक आर्य पशुपालक थे। और राजस्थान की इकोनॉमी में किसका योगदान ज़्यादा है? पशुपालन का है या फिर कृषि का, फसलों का योगदान ज़्यादा है? तो राजस्थान की इकोनॉमी में भी पशुपालन का योगदान ज़्यादा है। ठीक है,
फसलों का योगदान इसके मुकाबले कम है। पशुपालन के मुकाबले फसल का योगदान कम है। और वैसे ही आर्यों का मुख्य धंधा कृषि नहीं था, आर्यों का मुख्य धंधा पशुपालन करना था, यानी वो पशु पालते थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? वो कौन से देवता है या कौन सी देवी है जिनको गायत्री मंत्र समर्पित है? इंद्र है, मित्र है, वरुण है या सवित्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो सवित्र देवता है ना, उनको गायत्री मंत्र समर्पित है। सवित्र या सविता देवता, उन्हें गायत्री मंत्र समर्पित है ना। कौन सा? सवित्र या सविता। सविता कैसे कहते हैं? जो सूर्य भगवान है ना, उन्हें सविता कहते हैं। कैसा सूर्य? जब सूर्य एकदम अपने प्रचंड रूप में होता है ना, सबसे बड़े रूप में होता है, उस समय के सूर्य को सविता कहते हैं ना। क्या कहते हैं? सविता या सवित्र कहते हैं। और ये जो गायत्री मंत्र है वो किसे समर्पित है? सवित्र देवता को समर्पित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिंबिसार ने अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जो बिंबिसार है ना, उन्होंने अपने शक्ति विस्तार करने के लिए क्या किया? बहुत सारे विवाह किए। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी उनकी पत्नी नहीं थी, यानी बाकी 3 तो उनकी पत्नियां थी, लेकिन विकल्प में एक ऐसा ही है जो उनकी पत्नी नहीं थी, तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो कौशल देवी उनकी पत्नी थी, बिल्कुल सही है। चलन्ना भी थी, क्षेमा भी थी, लेकिन कुमार देवी नहीं थी, है ना। कुमार देवी समुद्रगुप्त की पत्नी थी। तो कौशल देवी हाँ बिल्कुल है, चलन्ना ये भी है, क्षेमा ये भी है, कुमार देवी नहीं है। तो इसका आंसर हमें जो नहीं थी वो पता करना है। तो ये हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी लगाएंगे, क्योंकि नहीं थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? यानी ये पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध का संबंध किस कुल से है? मल्ल, देव, शाक्य या कोलीय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य कुल से है। किससे है? महात्मा बुद्ध का संबंध है ना, वो शाक्य कुल से है। किससे है? शाक्य कुल से। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने करी थी? जो तृतीय बौद्ध संगति है उसकी अध्यक्षता किसने करी? महाकश्यप ने करी, वसुमित्र ने करी, अश्वघोष ने करी या मोगलीपुत्तिस ने करी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो तीसरी बौद्ध संगति है उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? मोगलीपुत्तिस ने करी थी। किसने करी? मोगलीपुत्तिस साहब ने करी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गांधार शैली की विख्यात मूर्ति जिसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ को दर्शाया गया है, यानी उपवास करते हुए सिद्धार्थ है, उसमें उनके हाथ किस मुद्रा में है? भूमि स्पर्श मुद्रा में, धर्म चक्र मुद्रा में है, ध्यान मुद्रा में, अभय मुद्रा में? तो गांधार शैली की एक प्रसिद्ध मूर्ति जिसमें वो उपवास करते हुए दिखाए गए हैं, उनके हाथ है ना वो ध्यान मुद्रा में। कैसे हैं? हाथ उनके ध्यान मुद्रा में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ध्यान मुद्रा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जोगढ़ के शिलालेख को 1850 में किसके द्वारा खोजा गया? तो सबसे पहली बात तो जोगढ़ के शिलालेख को कब खोजा गया? तो 1850 में खोजा गया। 1850 को 1850 भी कह सकते हैं ना। और इसको किसने खोजा? तो इसको खोजा था सर वॉल्टर इलियट साहब ने। किसने खोजा? सर वॉल्टर इलियट साहब ने खोजा था। कब खोजा? 1850 में खोजा। किसकी बात कर रहे हैं? भूल गए ना? हम बात कर रहे हैं जोगढ़ शिलालेख की। जोगढ़ शिलालेख को, है ना। तो जो है ना, इसको ऐसे याद रखो। जोगढ़ है ना, जिसमें जो हो गया, और इलियट में क्या है? इल्ली है। इस तरह से इसको कनेक्ट कर लो और याद कर लो, है ना। और कब खोजा था? 1850 में खोजा था। अगले प्रश्न में चलते हैं। मौर्य काल में दक्षिणापथ की राजधानी कौन सी थी? मौर्य काल में दक्षिणापथ की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णगिरी या तोसली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो दक्षिणापथ की राजधानी कौन सी थी उस समय? तो सुवर्णगिरी थी। दक्षिणापथ की राजधानी कौन सी थी? सुवर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी। मौर्य काल में जो दक्षिणापथ जो राज्य था ना, उसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या गुजरात में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है। किसमें? सोरसन जिले में, मध्य प्रदेश के सोरसन जिले में है सांची का स्तूप। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, एमपी में। सांची का स्तूप एमपी जिले में है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखो, सांची के स्तूप को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी मिला हुआ है। सांची के स्तूप को क्या दर्जा मिला हुआ है? वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है। और कब दिया गया? तो 1989 में, यानी 1989 में। कब दिया गया? 1989 में दिया गया। सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया
1989 में दिया गया, है ना। और सांची का स्तूप है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में सोरसेन जिले में। अगले प्रश्न में चलते हैं, कार्ले का चित्ते कहाँ पे है बताइए, महाराष्ट्र में, ओडिशा में, बिहार या मध्य प्रदेश में। तो कार्ले का चित्ते कहाँ पे है, कार्ले का चित्ते है भाई साहब महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, कार्ले का चित्ते महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न में चलते हैं, सुहरावर्दी शाखा की स्थापना भारत में किसने करी थी। जो सुहरावर्दी शाखा है ना, उसकी शाखा की स्थापना भारत में किसने करी, इल्तुतमिश ने, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने, सैयद बुखारी ने या शेख सलीम चिश्ती ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सुहरावर्दी शाखा है उसकी स्थापना करी थी शेख बहाउद्दीन जकारिया साहब ने। किसने करी, जो जकारिया है ना उन्होंने करी थी सुहरावर्दी की शाखा की स्थापना, शेख बहाउद्दीन जकारिया साहब ने। किसने, सुहरावर्दी शाखा की स्थापना करी, सुहरावर्दी शाखा, ठीक है, सुहरावर्दी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। ये याद रखना, एग्जाम में ऐसे कैसे प्रश्न आएंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने करी थी। जो गुरुमुखी लिपि है उसकी शुरुआत किसने करी, नानक ने करी, गुरु गोविंद सिंह ने करी, गुरु अंगद ने करी या गुरु हरकिशन ने करी। तो जो गुरुमुखी लिपि है उसकी शुरुआत किसने करी थी, तो गुरु अंगद देव ने करी थी। किसने करी, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी में लिखा हुआ गुरु अंगद देव, है ना। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव साहब द्वारा करी गई। अगले प्रश्न में चलते हैं, भक्ति आंदोलन की दार्शनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसमें मिलता है। यानी भक्ति आंदोलन की जो दार्शनिक अवधारणा है ना वो कहाँ से आई है, वेदों से आई है, उपनिषदों से आई है, पुराणों से आई है या सभी से आई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम दार्शनिक अवधारणा की बात कर रहे हैं। देखो तो दार्शनिक अवधारणा उपनिषदों से आई है ना। भक्ति आंदोलन ने जो दार्शनिक व्यू पॉइंट लिया था ना वो उपनिषदों से लिया था। कहाँ से लिया, जो दार्शनिक व्यू पॉइंट लिया था, दार्शनिक दृष्टि ली थी, वो कहाँ से ली थी, भक्ति आंदोलन के जो संत थे उन्होंने उपनिषदों से ली थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, पोलज भूमि का अर्थ मुगल काल के संदर्भ में, यानी मुगल काल में पोलज भूमि किसे कहते थे। मुगल काल में पोलज भूमि किसे कहते थे, कौन सी भूमि, पोलज भूमि। क्या नाम है, किसे कहते थे, ऐसी भूमि जो 1 और 2 साल के लिए पड़ती छोड़ते थे, या ऐसी भूमि जिसे 2-3 साल के लिए पड़ती छोड़ते थे। पड़ती छोड़ना यानी उस कालखंड में वहाँ पे खेती नहीं की जाती, ऐसे छोड़ दी जाती जिससे वो ज़्यादा उपजाऊ हो जाती, या ऐसी खेती जिसको 4-5 वर्ष पड़ती छोड़ दी जाती, या फिर वो ऐसी खेती जिस पे हर साल खेती की जाती, यानी वो बहुत उपजाऊ होती थी। तो पोलज भूमि का उत्तर क्या अर्थ क्या हो जाएगा, ऐसी भूमि जिस पे हर साल खेती की जाती उसे कहते हैं पोलज भूमि। यानी जिस पे हर साल कृषि की जाती थी ना वो पोलज भूमि है। यानी पोलज भूमि काफ़ी उपजाऊ होती थी, उसको पड़ती छोड़ने की जरूरत नहीं होती थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से किस देवता को ऋत का संरक्षक कहा गया है। कौन से देवता है जिनको ऋत का संरक्षक कहा गया है, इंद्र, अग्नि, वरुण या विश्वकर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋत का संरक्षक किसे कहा गया है, जो वरुण देवता है ना अपने, कौन, वरुण देव। वरुण देव को ऋत का संरक्षक देवता कहा गया है। वरुण देव को ऋत का संरक्षक देवता कहा गया है। किसे कहा गया है, वरुण देव को। किसे, वरुण देव को ऋत का संरक्षक देवता कहा गया। अगले प्रश्न में चलते हैं, वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या निम्न में पाई जाती है। जो वैदिक दर्शन है उसमें जो सृष्टि उत्पत्ति की व्याख्या है वो कहाँ पाई जाती है, नसदीय सूक्त में, पुरुष सूक्त में, हिरण्यगर्भ सूक्त में या सारी जगह। तो वैदिक दर्शन में जो सृष्टि उत्पत्ति की व्याख्या है वो नसदीय सूक्त में पाई जाती है, पुरुष सूक्त में पाई जाती है, हिरण्यगर्भ सूक्त में भी पाई जाती है। तो इसका तात्पर्य क्या होगा, इसका तात्पर्य हो गया भाई साहब कि सृष्टि उत्पत्ति की व्याख्या सारी जगह, नसदीय सूक्त भी है, पुरुष सूक्त भी है और हिरण्यगर्भ सूक्त भी है। तो सभी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, उपनिषद मुख्य रूप से क्या है। उपनिषद की बात करते हैं, देखो ये दार्शनिक व्यू पॉइंट है उपनिषदों में, है ना, कर्मकांड नहीं है, यहाँ पे दर्शन की बात होती है उपनिषदों में, है ना। भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता का स्रोत, कर्मकांड का स्रोत, ईश्वर के प्रति प्रार्थना या फिर मानवीय सामाजिक व्यवहार की पुस्तक। तो जो मैंने पहले ही बताया आपको कि उपनिषद भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता का स्रोत है। जो हम दर्शन की बातें करते हैं ना उसके सोर्स कौन से है, वो उपनिषद ही है अपने, क्योंकि उपनिषदों में कर्म कांड की बात नहीं करी गई है, ज्ञान की बात करी गई है और तर्क के साथ बात करी गई है, शांत मन के साथ तर्क के साथ बात करी गई है। आप उनसे रिलेट कर सकते हो, आपको कोई कहानियाँ गढ़ने की ज़रूरत नहीं है उपनिषदों के साथ, जैसे बाकी पुराणों के साथ भी होता है, कईयों के साथ होता है कि वहाँ आपको मतलब रक्षात्मक होना पड़ता है, लेकिन उपनिषद के साथ में आपको रक्षात्मक होने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं,
उपनिषदों के कथन अहम ब्रह्मास्मि, है ना, उसका क्या अर्थ है? अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ ब्रह्म अहंकार है, ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है, या फिर ब्रह्म ब्रह्म है, या फिर मैं ही ब्रह्म हूं। तो आपको ये अहम ब्रह्मास्मि सुन के सेकंड गेम याद आ रहा होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो वेब सीरीज है सेकंड गेम, उसमें अहम ब्रह्मास्मि शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन वो नकारात्मक पक्ष के तौर पे किया गया है। यानी ये अपने आप में बहुत बड़ी लाइन है और इसका सकारात्मक पक्ष बहुत बड़ा है। हम सिर्फ उस नकारात्मक पहलू से टच हुए हैं, वास्तविकता में ये उससे बहुत अलग है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी आप अपने आप में ब्रह्म हैं। ये दर्शन की बात है भाई साहब। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उपनिषद शब्द का अर्थ है, उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? वेद विहित कर्तव्य की सूची, आध्यात्मिक साहित्य, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, या अनुभवातीत विषय विवेचन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, यानी गुरु के समीप बैठ के जो ज्ञान अर्जित किया गया, गुरु के चरणों में बैठ के जो ज्ञान अर्जित किया गया, और फिर उस ज्ञान को तर्क वितर्क के साथ पुस्तक में उकेरा गया, तो वो क्या बने? उससे उपनिषद बने। ठीक है ना, क्या बने? उससे उपनिषद बने। तो उपनिषद का अर्थ, उपनिषद का मतलब क्या हो गया? गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, इसका शाब्दिक अर्थ है। बाकी इसका व्यवहारिक अर्थ या जो व्यापक अर्थ है वो तो आप समझ ही गए। काकाड आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? एक आंदोलन हुआ काकाड आंदोलन, उसके प्रवर्तक कौन है? इमर्सन, कार्लाइल, मैक्स मूलर या विल्सन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काकाड आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? इमर्सन है। इमर्सन है ना, वो काकाड आंदोलन के प्रवर्तक है, यानी इमर्सन साहब लेके आए थे काकाड आंदोलन। ठीक है ना, काकाड आंदोलन इमर्सन साहब। तो यहाँ पे सन भी है और यहाँ पे काका भी है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। गीता पर प्रथम भाष्य किसने लिखा? गीता पे जो पहला भाष्य है वो किसने लिखा था? आदि गुरु शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गीता पे जो प्रथम भाष्य है वो किसने लिखा? वो आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा था। किसने लिखा था? आदि गुरु शंकराचार्य साहब है ना, इन्होंने लिखा था गीता पे पहला भाष्य। किसने लिखा? आदि गुरु शंकराचार्य ने गीता पे पहला भाष्य लिखा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंसन, सेवियर, हेस्टिंग या मूलर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंसन। चार्ल्स विल्किंसन, क्या नाम है? चार्ल्स विल्किंसन ने किया था गीता का पहला अंग्रेजी में अनुवाद, इंग्लिश में अनुवाद किया था। किसने किया था? विल्किन साहब ने किया था, विल्किंसन, है ना। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। महाव्रत और अणुव्रत क्रमशः लागू होते हैं, यानी महाव्रत किसके लिए बने हैं, अणुव्रत किसके लिए बने हैं, ये बताना है हमें क्रमशः बताना है। तो महाव्रत गृहस्थ के लिए, अणुव्रत योगी के लिए। योगी, गृहस्थ, केवल योगी या केवल गृहस्थ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो महाव्रत है ना वो थोड़े से कठोर है, उसको साधारण लोग उसको पालन नहीं कर सकते, है ना। जैन धर्म की अवधारणा है पहली बात तो महाव्रत योगियों के लिए। किसके लिए? योगियों के लिए, क्योंकि जो योगी लोग होते हैं ना वही इतने कठिन उसका धर्म का पालन कर सकते हैं, इतने कठिन तपस्या कर सकते हैं। तो फिर आचार्य तुलसी साहब ने जो गृहस्थों के लिए भी कहा कि आप भी अपने आचरण को शुद्ध कर सकते हो, और इसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया अणुव्रत का, है ना। और ये अणुव्रत कॉन्सेप्ट आचार्य तुलसी लेके आए थे, वो किसके लिए लेके आए? वो गृहस्थों के लिए लेके आए, है ना। आचरण में शुद्धता लाने के लिए आचार्य तुलसी साहब द्वारा अणुव्रत आंदोलन शुरू किया गया। अगले प्रश्न चलते हैं। जैन धर्म में मोक्ष क्या है, यानी जैन धर्म के अनुसार मोक्ष क्या है? तो ये कह रहा है कि पुद्गल का नाश ही मोक्ष है, निर्वाण मोक्ष है, पुनर्जन्म का अंत मोक्ष है, या आत्मा की प्राप्ति मोक्ष है। तो जैन धर्म क्या मानता है? जैन धर्म मानता है कि जो पुद्गल का नाश करना ही मोक्ष है ना। किसका? पुद्गल का नाश करना ही मोक्ष है ना, जैन धर्म की उदाहरण है। मोक्ष क्या है? जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? यानी जैन धर्म के अंदर जो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं? अरहत, केली, स्थित प्रज्ञा, समत्व योगी। तो इसका आंसर हो जाएगा जो जैन धर्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ना व्यक्ति, उसे कहते हैं अरहत। क्या कहते हैं? अरहत, यानी मोक्ष को प्राप्त व्यक्ति, मोक्ष को प्राप्त व्यक्ति
उसे कहते हैं अरहत, है ना। यानी अरहत अपने आप में, यानी अंतिम उद्देश्य अरहत ही होता होगा व्यक्ति का। तो जैन धर्म में जो अरहत है वो मोक्ष को प्राप्त व्यक्ति को कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द्वितीय आर्य सत्य में किसका विवेचन है? जो दूसरा आर्य सत्य है, दुख का कारण, है ना। तो दूसरा आर्य सत्य क्या है? दुख का कारण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? दुख का कारण। दूसरा आर्य सत्य क्या है? दुख का कारण। गांधी का सत्याग्रह अस्वीकार करता है। गांधी का सत्याग्रह क्या अस्वीकार करता है? विरोध के लिए प्रेम, अहिंसा का मार्ग, नैतिक बल या निष्क्रिय प्रतिरोध। तो गांधी का जो सत्याग्रह है वो किस चीज को स्वीकार नहीं करता? तो इसका आंसर हो गया निष्क्रिय प्रतिरोध का, यानी प्रतिरोध करना पड़ेगा आपको एक्टिवली। बाकी गांधी ने विरोध के लिए प्रेम को स्वीकार किया है, अहिंसा के मार्ग को भी स्वीकार किया है, नैतिक बल तो गांधी की प्रमुख बात है, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध गांधी ने स्वीकार नहीं किया है। यानी विरोध के लिए प्रेम, अहिंसा का मार्ग और नैतिक बल, ये तीनों गांधी के सत्याग्रह के भाग हैं, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्वाद विचार का सीधा संबंध है। जो अस्वाद विचार है उसका संबंध किससे है? सत्य से, अहिंसा से, ब्रह्मचर्य से, परिग्रह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अस्वाद विचार का सीधा संबंध है ब्रह्मचर्य से। किससे है? अस्वाद विचार का सीधा संबंध ब्रह्मचर्य से। किससे है? ब्रह्मचर्य से। अगले प्रश्न चलते हैं। सुकरात का संबंध कहाँ से है? यानी सुकरात किस देश से संबंधित थे? ग्रीक से थे, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। तो इसका आंसर है सुकरात कहाँ के थे? तो ग्रीक थे। वो कौन थे? ग्रीक या यूनानी कह सकते हैं, जैसे ग्रीक थे। सुकरात ग्रीस देश से संबंधित रखते थे। अगले प्रश्न चलते हैं। सुकरात की विधि कैसी विधि है? गणितीय विधि है, वार्तालाप विधि है, प्रयोगात्मक विधि है या फिर अनुभवातीत विधि है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुकरात की विधि कैसी विधि है? वार्तालाप विधि है। सुकरात की विधि वार्तालाप विधि है, सुकरात की विधि, है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। डेकार्ट ने कौन सी दार्शनिक विधि का प्रयोग किया? डेकार्ट साहब है ना, उन्होंने कौन सी दार्शनिक विधि का प्रयोग किया? भौतिक विधि, संदेह की विधि, नैतिक विधि, तथ्यात्मक विधि। तो डेकार्ट साहब ने संदेह की विधि का प्रयोग किया। किसका? डेकार्ट साहब ने संदेह की विधि का प्रयोग किया। किसका किया था? डेकार्ट साहब ने संदेह की विधि का। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि डेकार्ट का संबंध किस देश से है? ग्रीक है, फ्रांस है, जर्मनी, इंग्लैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेकार्ट साहब कहाँ के थे? तो डेकार्ट साहब फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे, ठीक है। डेकार्ट साहब कहाँ के थे? फ्रांस के थे, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सुखों में गुणात्मक भेद नहीं होता, ये कथन किसका है? ये कौन मानते हैं ऐसा कि सुखों में गुणात्मक भेद नहीं होता? बेंथम, मील, सिजविक या प्लेटो? तो सुखों में गुणात्मक भेद नहीं होता, ये बेंथम मानते हैं। कौन मानते हैं? बेंथम है ना, वो मानते हैं। क्या मानते हैं? कि सुखों में गुणात्मक भेद नहीं होता। कौन मानते हैं? बेंथम मानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न चलते हैं। नियम मूलक उपयोगितावाद क्या कॉन्सेप्ट है? नियम मूलक उपयोगितावाद क्या स्वीकार करता है? विशेष कर्म के महत्व को, सार्वभौमिक नियम को, सुख के गुण को या सामान्य नियम की उपयोगिता को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामान्य नियम की उपयोगिता को। नियम मूलक उपयोगितावाद किसे स्वीकार करता है? सामान्य नियम की उपयोगिता को स्वीकार करता है। क्या है ये? नियम मूलक उपयोगितावाद। और क्या स्वीकार करता है? सामान्य नियम की उपयोगिता को स्वीकार करता है। अगले प्रश्न चलते हैं। पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन निहित है। जो पूंजीवादी वर्ग है ना, उसका आर्थिक दर्शन किसमें निहित है? समाजवाद में, केबिनवाद में, सकारात्मक उदारवाद में या नकारात्मक उदारवाद में? तो जो पूंजीवादी वर्ग होता है उसका आर्थिक दर्शन है ना, सकारात्मक उदारवाद में निहित है। किसमें निहित है? सकारात्मक उदारवाद में निहित है। किसका? पूंजीवादी वर्ग का। पूंजीवादी वर्ग का कैसा दर्शन? आर्थिक दर्शन। किसमें निहित है? सकारात्मक उदारवाद में। तो उदारवाद में ही पूंजीवादी फलीभूत हो सकते हैं, ऑलवेज याद रखना। जो राज्य अपने नागरिकों को व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवाता है, कहने का तात्पर्य क्या हो गया? यानी ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों को अच्छी सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवाता है, बहुत सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवाता है, उसे क्या कहते हैं? पुलिस राज्य, हस्तक्षेपी राज्य, कल्याणकारी राज्य, सर्वाधिकारी राज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बहुत सारी सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है ना। जैसा अपना वर्तमान राजस्थान राज्य है, कितनी सामाजिक सेवाएं दे रहा है, गिनती में नहीं आ रही। गहलोत साहब इतनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे राज्य को क्या कहेंगे? तो ऐसे राज्य को कल्याणकारी राज्य कहेंगे। क्या कहेंगे? कल्याणकारी राज्य कहेंगे। अगले प्रश्न चलते हैं। किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य एक और साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच एक समझौता है?
किसने कहा कि जो कल्याणकारी राज्य है ना, एक ओर तो साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच एक समझौता है? होबहाउस, कांट, लॉक या रूसो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, होबहाउस है ना। उन्होंने कहा था कि कल्याणकारी राज्य और साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच एक समझौता है। ठीक है, ये किसने कहा था? होबहाउस ने कहा था। कथनों को आपको याद रखना ही है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संप्रभुता का सिद्धांत किससे संबंधित है? राजनीतिक संप्रभुता का सिद्धांत किससे संबंधित है? होब्स से, कांट से, लॉक से या रूसो से? तो राजनीतिक संप्रभुता का सिद्धांत किससे संबंधित है? होब्स से। किससे है? होब्स साहब है ना, उनसे संबंधित है। क्या? राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता होब्स साहब। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। किसने कहा था कि व्यक्ति के स्व संबंधी कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो देखो कितनी अच्छी बात बोली इन्होंने कि जो व्यक्ति के कार्य है ना, हम आज मतलब प्राइवेसी की बात करते हैं, है ना, प्राइवेसी की बात करते हैं ना कि भाई जीवन जीने का अधिकार है जिसमें प्राइवेसी भी शामिल है ना। तो होप साहब ने कह दिया था कि राज्य है ना, राज्य को व्यक्ति के खुद के कार्य से दूर रहना चाहिए। जो राज्य के मैटर है उसमें तो राज्य अपनी टांग अड़ा सकता है, लेकिन व्यक्ति से संबंधित जो कार्य है, वो कहाँ जाता है, किससे बोलता है, कैसे कपड़े पहनता है, कौन से विद्यालय में पढ़ता है, इन चीज़ों से राज्य को दूर रहना चाहिए। और ये किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मिल साहब ने कहा था। किसने कहा था? मिल साहब ने कहा था कि व्यक्ति के सर्व संबंधी कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये मिल साहब ने कहा। किसने कहा? मिल साहब ने। प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत का वर्णन किसमें किया है? प्लेटो साहब ने जो अपने न्याय का सिद्धांत दिया है ना, उसका वर्णन किसमें किया है? उनकी किताब कौन सी है? वो स्टेट्समैन है, लॉज है, रिपब्लिक है, लिबर्टी है? तो हम सबको पता है। तो प्लेटो साहब की जो किताब है ना रिपब्लिक, उसी में उन्होंने न्याय के सिद्धांत का वर्णन किया है। किसमें किया है? जो रिपब्लिक किताब है, जो बहुत वर्ल्ड फेमस किताब है, उसमें प्लेटो साहब ने न्याय के सिद्धांत का वर्णन किया है। किसका? न्याय के सिद्धांत का। न्याय के सिद्धांत का वर्णन किया है ना, किसमें? रिपब्लिक नाम की जो बुक है, किसने? प्लेटो साहब ने। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। न्याय सिद्धांत के संबंध में किसने भिन्नता सिद्धांत को प्रतिपादित किया? यानी न्याय के सिद्धांत के संबंध में एक भिन्नता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जॉन रॉल्स ने, कांट ने, लॉक ने, रूसो ने? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स है ना, उन्होंने न्याय के सिद्धांत के संबंध में एक भिन्नता सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। यानी भिन्नता सिद्धांत भी न्याय सिद्धांत से संबंधित है। और ये किसने प्रतिपादित किया है? जॉन रॉल्स साहब ने। जॉन रॉल्स साहब ने। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी इनमें से सत्य कौन सा है? भारत राज्यों का संघ है, ये तो बिल्कुल है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, ये कहा गया है ना आर्टिकल 1 में, है ना। तो इस प्रकार तो पहला तो सही है ही है। भारत एकात्मक राज्य, अरे नहीं, भारत एकात्मक राज्य कैसे? भारत तो राज्यों का संघ है, तो एकात्मक कैसे हो गया? भारत संघात्मक है, तो भारत फेडरेशन थोड़ी है भैया, यूनियन ऑफ स्टेट है भारत। ये लिखा हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमें तो जो लिखा हुआ वही बातें माननी है। तो हम क्या कहेंगे कि भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। कौन सा कथन सत्य है? कि भारत राज्यों का संघ है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व गांधी के विचारों से प्रभावित नहीं है? यानी गांधी जी है ना, वो किन चीज़ों पे जोर देते थे? तो गांधी जी का सपना था पंचायती राज वाला, तो सही है। इसके बाद शराब निषेध भी गांधी जी चाहते थे, तो ये भी सही है। और कुटीर उद्योगों की स्थापना पे जोर देते थे, खुद चरखा चलाते थे, तो ये भी सही है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता ये गांधी जी की वो मतलब मेन उसमें कॉन्सेप्ट में नहीं था, है ना। तो वो तो राम का नाम भी लेते थे। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता वाला ये कॉन्सेप्ट गांधी जी वाली किताब में नहीं था, है ना। ये मान के चल सकते हैं, मतलब इसमें था या नहीं था ये एग्जैक्ट क्लियर नहीं था, लेकिन बाकी चीज़ें तो थी ना क्लियरली। तो इस प्रकार इसको यही एलिमिनेट होता है, बाकी तो थी। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वेद प्रभुसत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में या संविधान में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो वेद प्रभुसत्ता किसमें है? तो वेद प्रभुसत्ता तो भाई साहब संविधान से है ना, क्योंकि भारत में जिसको भी पावर मिली है, शासन चलाता है, कौन चलाता है? सरकार चलाती है। और सरकार को पावर कहाँ से मिलती है? संविधान से मिलती है। तो इस प्रकार क्या होगी कि वेद प्रभुसत्ता किसमें है? भारत में संविधान में है। राष्ट्रपति को पावर कहाँ से मिलती है? संविधान से। न्यायपालिका को पावर संविधान से। मंत्रिमंडल को पावर संविधान से। यानी हर किसी को पावर संविधान से मिल रही है। इसका मतलब वेद प्रभुसत्ता कौन है? वेद प्रभुसत्ता संविधान है। अगले प्रश्न चलते हैं। यूएसए में हमने कौन सी विशेषता नहीं ग्रहण की? यानी इनमें से कौन सी विशेषता है जो हमने यूएसए से ग्रहण नहीं की? तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय वाला कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है,
ठीक है। उसके बाद में लिखित संविधान अपने यूएसए से लिया, क्योंकि हमारा भी लिखित संविधान यूएसए का भी, तो ये भी लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने यूएसए से ली है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के अधिकार, तो राष्ट्रपति के अधिकार नहीं लिए, क्योंकि यूएसए का राष्ट्रपति तो भाई साहब बहुत पावरफुल है। और भारतीय मतलब भारत में जो सत्ता का असली पावर है ना, वो प्रधानमंत्री के पास में होता है। राष्ट्रपति तो कार्यकारी प्रमुख होता है वैसे, और यूं कहिए नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, है ना। वास्तविक शक्ति तो मंत्रिमंडल के पास में होती है, प्रधानमंत्री के पास में होती है। योग है। भारत की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था किस देश की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था पर आधारित है, यानी भारत में जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है ना, वो किस देश की व्यवस्था पर आधारित है, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट किस देश में है बाकी, या कहाँ से लिया है हमने। तो इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, जापान। तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत में जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है वो कैसी है, वो इंग्लैंड की जैसी है। किसकी जैसी है, इंग्लैंड की जैसी है ना। ब्रिटेन से लिया क्योंकि, और मतलब ब्रिटेन से ही ज़्यादातर हमने बहुत सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 साल शासन किया, और फिर उन्हीं ने अपनी तरफ से हमको पढ़ाया। एजुकेट भी तो ब्रिटिश लोगों ने किया था ना हम लोगों को। जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं वो ब्रिटिशर्स की तो देन है ना। हम अपने पुराने सिस्टम से थोड़ी चल रहे हैं, गुरुकुल वाले सिस्टम से थोड़ी चल रहे हैं। हम तो ब्रिटिशर्स कैसे पढ़ते वैसे ही पढ़ रहे थे। और जब वो जो हमारे कानून बनाने वाले थे वो भी ब्रिटिशर्स के हिसाब से तो पढ़े थे ना। तो फिर ये जो ज़्यादातर चीज़ें हमने ब्रिटेन से ही ली है। और हमारे संविधान का जो 75% हिस्सा है वो तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। 75% हिस्सा हमने यहाँ से लिया है, बाकी 25% हिस्सा हमने विदेशों से लिया है। अगले प्रश्न चलते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाए जाने से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 42वां, 43वां, 44वां या 45वां। तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। जो 44वां संविधान संशोधन था ना, 44 नंबर का संविधान संशोधन, उसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और क्या बना दिया, इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया और इसे संविधान के 300A में डाल दिया, है ना। अगले प्रश्न चलते हैं। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देगी, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से करेगी, 42वें, 44वें, 61वें, 68वें। तो मतदान की आयु 21, पहले 21 साल का व्यक्ति मतदान दे सकता था, फिर वर्तमान में हम 18 साल के अगर कोई व्यक्ति हो जाता तो वो वोट दे सकता है। तो किस संविधान संशोधन से ऐसा किया गया, तो 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। पहले 21 थी, अब 18 कर दिया ना, 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है, यानी कौन सा है जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है। तो चलचित्र प्रदर्शन, हड़ताल, विज्ञापन या प्रेस। तो ऑब्वियसली बात है कि वाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, चलचित्र प्रदर्शन कर सकते हैं, विज्ञापन दे सकते हैं, प्रेस मतलब अखबार निकाल सकते हैं, लेकिन हड़ताल करना ये वाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में किस पीएम ने लोकसभा का सामना नहीं किया, भारत के वो कौन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। तो चरण सिंह जी थे, वीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल या एच डी देवगौड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो चौधरी चरण सिंह साहब थे ना, कौन, चौधरी चरण सिंह साहब, उन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, यानी लोकसभा में कभी गए ही नहीं वो, है ना। बाकी तो ये तो गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौधरी चरण सिंह साहब। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं, निर्वाचित होते हैं, नियुक्त होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं बताइए। तो भारत के प्रधानमंत्री है ना, वो नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी लोकसभा विद्यमान है, मतलब वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है। तो देखो 2019 में कौन सी लोकसभा बनी थी बताइए, 15वीं, 16वीं, 17वीं या 18वीं, कौन सी लोकसभा बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, 17वीं, यानी वर्तमान में 2019 से 24 तक कौन सी लोकसभा होगी, 17th नंबर की लोकसभा होगी। अगले प्रश्न चलते हैं। मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, यानी मुख्यमंत्री को और राज्य के जो बाकी मंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल, चीफ जस्टिस, विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। यानी
मुख्यमंत्री और राज्य की जो मंत्री परिषद है उनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल उनको शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल। अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? 124, 125, 126, 127। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 124 है ना, 1, 2, 4, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 1, 2 का 4 जो अनुच्छेद है ना, उसमें सर्वोच्च न्यायालय का SC के गठन का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के दायरे में नहीं आता, यानी जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, इनमें से कौन है जो RTI के दायरे में नहीं आता? प्रवर्तन निदेशालय, अनुसंधान और विश्लेषण विंग, CBI या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों ही RTI के दायरे में नहीं आते। कौन कौन नहीं आते? एक तो प्रवर्तन निदेशालय नहीं आता है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहते हैं ना, ED कहते हैं जैसे, एक अनुसंधान और विश्लेषण विंग है ना, और एक CBI, ये तीनों है ना, ये RTI के दायरे में नहीं आते। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन D हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? 18 अप्रैल 2006, 2007, 2008 या 2009? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब करी गई? राज्य सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल 2006 को करी गई। कब करी गई? 18 अप्रैल 2006 को करी गई। ठीक है, 18 अप्रैल 2006 को राज्य सूचना आयोग की स्थापना करी गई। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कौन आवेदन कर सकता है? सूचना का अधिकार अधिनियम है ना, उसके तहत कौन आवेदन कर सकता है? विदेशी नागरिक, भारतीय नागरिक, भारतीय और विदेशी दोनों, या फिर दोनों ही नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही नहीं तो हट ही गया मान के चलो। तो केवल RTI वाला जो पावर है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। केवल भारतीय ले सकते हैं RTI का फायदा, है ना। तो इसे याद रखो कि सिर्फ भारतीयों को RTI का फायदा मिलता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा शीर्षक दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के साथ जुड़ा हुआ है? यानी कौन सा शीर्षक है जो दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के साथ जुड़ा हुआ है? भविष्य की प्रेरणाप्रद यात्रा, भाग्य में हिस्सेदारी, सुशासन की ओर कदम, तो आगे का सुनहरा रास्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक हेडिंग बनाई थी किसने? दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने। और क्या हेडिंग बनाई कि भविष्य की प्रेरणाप्रद यात्रा। क्या? भविष्य की प्रेरणाप्रद यात्रा किसने बनाई? दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ठीक है, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने हेडिंग बनाई थी भविष्य की प्रेरणाप्रद यात्रा, है ना। इस प्रकार ऑप्शन ए उसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अभिप्रेरणा की पारंपरिक विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है? अभिप्रेरणा की पारंपरिक विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है? एकात्मक विचारधारा, आर्थिक विचारधारा, कैरेक्टरिस्टिक विचारधारा या सभी? तो जो पारंपरिक विचारधारा है ना, वो ये सारी ही है। कौन कौन सी? एकात्मक विचारधारा भी पारंपरिक है अभिप्रेरणा की, आर्थिक विचारधारा भी है, कैरेक्टरिस्टिक विचारधारा भी है, यानी ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निर्णय निर्माण से संबंधित सीमित तार्किकता मॉडल प्रस्तुत करने वाले प्रशासनिक चिंतक है। कैसा? निर्णय निर्माण से संबंधित है पहले तो, फिर सीमित तार्किकता मॉडल दिया इन्होंने। क्या दिया है? सीमित तार्किकता मॉडल। किसने दिया है? पीटर ड्रकर, LD वाइट, चेस्टर बर्नार्ड, साइमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीमित तार्किकता मॉडल किसने दिया है? निर्णय निर्माण में, डिसीजन मेकिंग में। सीमित तार्किकता मॉडल किसने दिया है? डिसीजन मेकिंग में सीमित तार्किकता मॉडल दिया है साइमन साहब ने। साइमन साहब है ना, उन्होंने दिया सीमित तार्किकता मॉडल, इसमें डिसीजन मेकिंग में। प्रशासन को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के रूप में कौन सा विचारक देखते हैं? है ना, ये क्या कह रहे हैं कि जो प्रशासन है ना, वो निर्णय निर्माण की, नहीं डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया है। कौन देखते हैं इसे? पीटर ड्रकर, LD वाइट, चेस्टर बर्नार्ड या साइमन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये साइमन साहब ही देखते हैं ऐसा। क्या? कि जो प्रशासन क्या है, तो ये कहते हैं डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया, ये कहते हैं साइमन साहब। निर्णयन को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। निर्णयन को एक सामाजिक प्रक्रिया किसने माना है? सोशल प्रोसेस किसने माना निर्णयन को? पीटर ड्रकर, LD वाइट, चेस्टर बर्नार्ड या साइमन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेस्टर बर्नार्ड। जो डिसीजन मेकिंग है ना,
उसे सोशल प्रोसेस मानते हैं। कौन मानते हैं? चेस्टर बर्नार्ड। निर्णय को सामाजिक प्रक्रिया कौन मानते हैं? चेस्टर बर्नार्ड साहब मानते हैं। कौन मानते हैं? चेस्टर बर्नार्ड साहब मानते हैं। अगला प्रश्न, हर्बर्ट साइमन को किस वर्ष नोबेल प्राप्त हुआ था? हर्बर्ट साइमन साहब को नोबेल प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ? 1678, 1778, 1878 या 1978? तो देखो नोबेल प्राइज ही जब 1900 से शुरू हुए हैं तो तीनों में तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन डी ही बचता है इसका। तो हर्बर्ट साइमन को 1978 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं, करिश्माई सत्ता व्यवस्था में आदेश पाने वाला इसलिए उस पर अमल करता है कि आदेश देने वाले में निम्न विशेषता है। करिश्माई सत्ता व्यवस्था है ना, करिश्माई सत्ता व्यवस्था ध्यान देने वाली बात है। उसमें आदेश पाने वाला आदेश देने वाले की बात मानता है। क्यों? क्या मानता है वो? कि जादुई शक्ति, विलक्षण बुद्धिमत्ता, देवीय शक्ति या दुर्लभ दिव्य दृष्टि। तो क्या मानता है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन विलक्षण बुद्धिमत्ता। क्योंकि आदेश देने वाला है ना, आदेश पाने वाला उसकी बात इसलिए मानता है क्योंकि आदेश देने वाला विलक्षण बुद्धिमान, मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, विलक्षण बुद्धि का धनी है वो, इस कारण वो मानता है ऐसा। तटस्थ नौकरशाही केवल धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति में मिल सकती है, कथन किसका है? तटस्थ नौकरशाही केवल धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति से मिल सकती है, कथन किसका है? पीटर ड्रकर, एल.डी. वाइट, चेस्टर बर्नार्ड, मैक्स वेबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्स वेबर साहब। मैक्स वेबर साहब ने क्या कहा कि तटस्थ नौकरशाही है ना, केवल जो धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति होगी ना उससे मिलेगी। यानी अगर कोई धार्मिक राजनीतिक संस्कृति है, जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे तुर्की हो गया, है ना, यहाँ पे तटस्थ नौकरशाही कभी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन इंडिया हो गया, ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ के नौकर साहब पर्टिकुलर धर्म को फेम नहीं करेंगे ना। तो इसका कारण क्या हो गया? तो ये कथन ये कौन मानते हैं? तो ये मानते हैं मैक्स वेबर साहब। मैक्स वेबर साहब कहते हैं कि नौकरशाही तभी तटस्थ हो सकती है जब वो राजनीतिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। नौकरशाही वह व्रत है जिसमें कोई नहीं बच सकता, ये कथन किसका है? ये कह रहे हैं कि नौकरशाही एक व्रत की तरह है जिससे कोई बच ही नहीं सकता। ये कौन कह रहे हैं? कार्ल मार्क्स कह रहे हैं, एल.डी. वाइट कह रहे हैं, चेस्टर बर्नार्ड कह रहे हैं, साइमन कह रहे हैं। तो ये कौन कह रहे हैं? तो ये कार्ल मार्क्स साहब कह रहे हैं। कार्ल मार्क्स साहब क्या कह रहे हैं? कार्ल मार्क्स साहब कह रहे हैं कि जो नौकरशाही है ना, ब्यूरोक्रेसी, ये एक व्रत की तरह है और ये व्रत के चपेटे में सारे आएंगे, कोई बच ही नहीं सकता, है ना। ये कौन कह रहे हैं? कार्ल मार्क्स साहब कह रहे हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। F.W. रिग्स के अनुसार, F.W. रिग्स उनके अनुसार विकास प्रशासन में दो प्रमुख कारकों के बीच अंडा मुर्गी की तरह संबंध नहीं था। यानी विकास प्रशासन में दो प्रमुख कारक है ना, उनके बीच में अंडे और मुर्गी की तरह संबंध है। वो कौन कौन से दो कारक है जिनमें अंडे मुर्गी की तरह संबंध है? अग्रेरिया और इंडस्ट्रिया, प्रशासन और राजनीति, विकास का प्रशासन और सामान्य प्रशासन, या विकास का प्रशासन और प्रशासन का विकास। तो F.W. रिग्स कह रहे हैं कि जो प्रशासन का विकास और विकास का प्रशासन है ना, क्या विकास का प्रशासन और प्रशासन का विकास, इन दोनों के बीच में ऐसा ही संबंध है जैसा अंडा और मुर्गी के बीच में होता है। अंडा और मुर्गी के बीच में जो संबंध होता है ना, वैसा संबंध है विकास का प्रशासन और प्रशासन का विकास। यानी अंडा है तो मुर्गी है, मुर्गी है तो अंडा है ना। तो इस प्रकार विकास का प्रशासन, प्रशासन का विकास, ये दोनों अंतर संबंधित है। अगले प्रश्न चलते हैं। एक किताब है, किताब का नाम है प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड। प्रिग्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड, प्रिग्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड, ये किसके द्वारा लिखी गई? पीटर ड्रकर, एल.डी. वाइट, चेस्टर बर्नार्ड या F.W. रिग्स। तो ये लिखी गई F.W. रिग्स साहब द्वारा। किसके द्वारा? रिग्स है ना, रिग्स। उन्होंने क्या लिखा, क्या किताब लिखी? प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड। रिविजिट कर लिया किसका? प्रिज्मेटिक सोसाइटी का। किसने? रिग्स ने। किसने? रिग्स ने, है ना। प्रिज्मेटिक सोसाइटी, और फिर प्रिज्मेटिक सोसाइटी का क्या किया उन्होंने? रिविजिट किया है। ठीक है, याद रह जाएगा ना। और ये किसने किया है? रिग्स ने किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। इस जो एसएसटी का जो थर्ड पेपर है, इसका सेकंड पार्ट हम कल लेके आएंगे। लोक प्रशासन का जन्म हुआ था मुख्यतः मानव कल्याण की उन्नति हेतु, सामूहिक क्रिया और व्यवहार के नियमन हेतु, समाज के विकास हेतु, समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने हेतु। तो लोक प्रशासन का जन्म क्यों हुआ भाई साहब? सामूहिक क्रिया और व्यवहार के नियमन हेतु। सामूहिक क्रिया और व्यवहार के नियमन हेतु लोक प्रशासन का मतलब जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कर लिया है आधा पार्ट,
और इसका अगला पार्ट कल लेके आ ही जाएंगे। बाकी उम्मीद है कि आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है, और आपके कमेंट्स देख रहा हूँ तो उससे सीधा सीधा स्पष्ट हो ही रहा है कि ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। तो आपसे छोटा सा निवेदन है कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, बता दो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, भूलो मत, ताकि अगला वीडियो आए ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी इसकी प्लेलिस्ट आज समय नहीं मिल पाया, लेकिन कल अवश्य बना देंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहो।